हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दी थी और ये मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट माना जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसको। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने 1909 में एक बुक लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और इसके अंदर उन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स बताए जो कि मैनेजमेंट को एक सिस्टमैटिक तरीके से करने के लिए हेल्पफुल हो सकते थे। इस बुक में उन्होंने ये सजेस्ट किया कि अगर आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको जॉब को कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा और हर एक पार्ट को ध्यान से समझते हुए उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाना पड़ेगा। मेन आइडिया क्या था? मेन आइडिया था डिवीजन ऑफ वर्क का। उन्होंने बोला कि मैनेजर और वर्कर्स के बीच में बहुत ही क्लियर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। मैनेजर सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग पर ध्यान देंगे और वर्कर्स अपने टास्क के ऊपर। यानी सारी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की अप्रोच थी उसमें एम्फोसिस था इम्प्रूवमेंट के ऊपर, बेहतरी के ऊपर। साइंटिफिक मैनेजमेंट को समझने के लिए हमें दो पार्ट्स को समझना होगा। पहला पार्ट था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और दूसरा है एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। चलिए इनको समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके 5 प्रिंसिपल्स हैं। पहला है रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब। देखिए, अभी तक ये माना जाता था कि जो भी काम करने का तरीका ढूंढ लिया वो बेस्ट है, उसके हिसाब से ही काम हमने करते जाना है। लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बोला कि ये अप्रोच गलत है। हमें कंटिन्यूसली एफर्ट्स करने पड़ेंगे एक बेस्ट वे ढूंढने के लिए, बिकॉज हमेशा ही इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है। उन्होंने कहा एक मेथड मिला, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो, नए मेथड की तरफ चलो। इस तरीके से नए नए मेथड्स ढूंढते जाओ ताकि जॉब बेहतर से बेहतरीन होती जाए। दूसरा आ जाता है कॉपरेशन। कॉपरेशन एक बड़ा ही कॉमन वर्ड है जो आपने कई बार सुना होगा। तो उन्होंने बोला कॉपरेशन चाहिए किसकी? पहले तो वर्कर्स के बीच में, हर वर्कर एक दूसरे की हेल्प करे। दूसरा, कॉपरेशन चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, दोनों के बीच में एक दूसरे की रिस्पेक्ट और एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है। तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। इसके अंदर ये बोला गया कि अगर हम चाहते हैं हमारा काम अच्छा हो तो हमें वर्कर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। उन्हें समय समय पर इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी और उन्हें जब भी जरूरत हो हमें उनके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगला है मैक्सिमम आउटपुट। इसके अंदर ये बोला गया कि जो पुराने तरीके हैं प्रोडक्शन के उनको चेंज किया जाए, नए तरीके, बेहतर तरीके ढूंढे जाएं और मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों ने ही डिसाइड करना है कि किस तरीके से प्रोडक्शन को बेहतर करें ताकि हम लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट अचीव कर सकें। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। यहाँ पर ये बोला गया कि काम को अच्छे से डिवाइड करना है काबिलियत के हिसाब से। काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही एक प्रॉपर वे से डिवाइड होने चाहिए ताकि काम जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक अच्छी सुपरविजन के अंदर हो सके। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। चलिए अब आगे हम एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। These are elements of scientific management। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के 6 एलिमेंट्स बोले। स्लाइड के अंदर मैंने लिख दिया है, चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है वर्क स्टडी। स्लाइड में देखिए वर्क स्टडी के 3 पार्ट्स हैं जो कि मैंने लिखे हैं। पहला है मेथड स्टडी, दूसरा आ जाता है रूटिंग एंड शेड्यूलिंग, थर्ड इज मोशन स्टडी। सबसे पहले मेथड स्टडी क्या होता है? मेथड स्टडी का मतलब है काम को करने का क्या तरीका हम चुन रहे हैं। फिर उस काम को पढ़ो, ध्यान से समझो, ऑब्जर्व करो।
उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको रिकॉर्ड करना, फिर देखना कि काम को करने का क्या इससे कोई बेहतर तरीका हो सकता है, उस तरीके को ढूंढना, उस काम को करने का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, इस तरीके से स्टैंडर्ड को बना के कंट्रोल करना ताकि जो भी हमने मेथड सोचा है उसके अंदर हम बेस्ट पॉसिबल तरीके से काम को कर पाए, हमारी कॉस्ट कम हो जाए, हमारा प्रोसेस जो है वो अच्छा हो जाए, लोगों के बीच में कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, मशीनों का लोगों का बेस्ट यूज हम कर पाए, अच्छे से हर मेथड को स्टडी करना चार्ट्स की मदद से, डायग्राम की मदद से, ये इसके अंदर सजेस्ट किया गया। रूटिंग एंड शेड्यूलिंग के अंदर बात की गई सीक्वेंस की कि किस काम के बाद कौन सा काम किया जाएगा, ये बहुत ही जरूरी है। जिस काम से कोई भी फायदा नहीं हो रहा उस काम को एलिमिनेट यानी कि खत्म कर दिया जाए, ना किया जाए। तीसरा आ गया मोशन स्टडी। ये एक बहुत ही शानदार चीज थी जिसके अंदर वर्कर्स के मोशंस को स्टडी किया गया, यानी ये समझने की कोशिश की गई कि वो काम करते समय झुकते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, क्या क्या तरीके से काम करते हैं। इसके अंदर कई बार तो वर्कर्स के काम करते हुए उनकी फिल्म्स तक बनाई गई ताकि उस मोशंस को स्टडी करते हुए हम एनालिसिस कर पाएं और देख पाएं क्या चेंज करना है। इन फिल्म्स को ट्रेनिंग के लिए भी यूज किया जाता था। फिर आ जाता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है प्रॉपर रूल्स बनाना, एक प्रॉपर तरीके से काम करना। उन्होंने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे काम की स्पीड बढ़े, हमारा काम अच्छे से हो, तो हमें प्रॉपर टूल्स और इक्विपमेंट्स वर्कर्स को देने ही पड़ेंगे। इसके अंदर ये सोचा गया कि हर काम को करने का हमें एक बेस्ट तरीका ढूंढना है और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट हमें उस तरीके में करते रहना है। फिर आता है थर्ड पार्ट, दैट इज साइंटिफिक सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ट्रेनिंग। देखिए इसके 3 हिस्से हैं, सिलेक्शन, प्लेसमेंट और ट्रेनिंग। स्लाइड के अंदर मैंने तीनों को अच्छे से बताया है। अगर हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो सिलेक्शन करते समय आपका क्या बेस होना चाहिए, वर्कर कितना पढ़ा लिखा है, उसे एक्सपीरियंस कितना है, क्या वो एक स्किल्ड वर्कर है, सेमी स्किल्ड है कि अनस्किल्ड है। अनस्किल्ड मतलब जिसको अभी काम नहीं आता। वर्कर का एटीट्यूड काम की तरफ क्या है, ये आपने इंटरव्यू लेते समय देख लेना है। फिर आती है प्लेसमेंट। जब उसे हम किसी जॉब के ऊपर रख रहे हैं तब हमने देखना है कि उसकी काबिलियत के हिसाब से ही उसे जॉब पर रखा जाए ताकि वो अपना बेहतर उस जॉब को दे सके। फिर आती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग पर वर्ड लिखा है मैंने ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जब हमारे पास कोई नया वर्कर काम पे आया तो हमने उसको काम सिखाना है ताकि वो काम के ऊपर तैयार होके बैठे, उसे काम आता हो। और ट्रेनिंग जो है एक बार देके बस नहीं करना, रेगुलर ट्रेनिंग वर्कर को जरूरत के हिसाब से देते रहना है। फोर्थ पार्ट है इंट्रोडक्शन टू फंक्शनल फोरमैनशिप। इसके अंदर जो कंसेप्ट फॉलो किया गया वो स्पेशलाइजेशन का था कि जिसको जो काम आता है उसको वही काम मिलना चाहिए। टेलर ने इसके अंदर सजेस्ट किया कि एक कंपनी के अंदर 8 फंक्शन स्पेशलिस्ट होने चाहिए। 4 वो जो सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग का काम करेंगे, 4 वो जो शॉप वर्क करेंगे यानी कि टास्क को परफॉर्म करेंगे। उन्होंने एक बात के ऊपर बहुत स्ट्रेस दिया कि बहुत ही क्लियर डिफरेंस होना चाहिए जो लोग प्लानिंग करते हैं उनके बीच में और जो लोग काम करते हैं उसके बीच में। तो लाइन लिखी है मैंने कि प्लानिंग एंड डूइंग फंक्शन शुड बी सेपरेटेड। जिसका काम प्लानिंग का है वो सिर्फ उस पर ध्यान देगा, जिसका काम टास्क परफॉर्म करना है वो प्लानिंग में दखल नहीं करेगा। अब बात आ गई कॉस्टिंग सिस्टम की। हर बिजनेस कोशिश करता है पैसे को कंट्रोल में लाने की कि उसकी वेस्टेज ना हो। तो यहाँ पर भी वही बात की गई, कॉस्ट को रिड्यूस करना, उसको हर तरीके से कंट्रोल में लेके आना, एफिशिएंसी बढ़ानी यानी रिसोर्सेज को इतनी खूबसूरती से यूज करना कि आपकी कॉस्ट जो है वो कम से कम लगे।
प्रोडक्शन जो है वो राइट लाइन पर चले। जिस भी काम से कॉस्ट बढ़ती है और फायदा नहीं होता, उस काम को हमने नहीं परफॉर्म करना। हर काम को करने से पहले उसकी कॉस्ट को एस्टिमेट करना, बजट बनाना, और अगर कहीं बजट आगे हो रहा है उसी समय उसको कंट्रोल में लेके आना। तो यहाँ तक आपको ये समझ आ गया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट सोच बदलने की एक अप्रोच थी। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी थी वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में कि दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिव सोचें। एटीट्यूड जो है वो बदल के पॉजिटिव कर देना था ताकि कंपनी जो है वो आगे चले, उसकी तरक्की हो। नाउ कम्स एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के कई सारे फायदे थे। इससे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी जिससे उनका जो माइंड है वो एक्सीलेंस की तरफ, बेहतरीन काम करने की तरफ जाए। नए नए तरीके ढूंढने थे, नए रूट्स, नए शेड्यूल्स, परचेज को कॉस्ट इफेक्टिव बनाना था। इसके अलावा स्टैंडर्ड्स बनाने थे, मटेरियल के लिए कैसा खरीदना है, टूल्स कैसे होने चाहिए, मशीनें कैसी होनी चाहिए। फिर स्पेशलाइजेशन के ऊपर ध्यान दिया गया, काबिलियत के ऊपर ध्यान दिया गया। पांचवें में ये है कि ओल्ड सिस्टम जो थे उनको बदलकर नए साइंटिफिक मेथड्स लाने थे ताकि काम और अच्छे से हो, कॉस्ट जो है वो कम लगे और प्रोडक्टिविटी ज्यादा आए। टाइम स्टडी की गई कि काम को करने में कितना समय लगता है। मोशन स्टडी मतलब मूवमेंट्स को स्टडी किया गया। इरेडिकेट का मतलब होता है एलिमिनेट, यानी खत्म कर देना। वो काम जो है वो नहीं करने जिससे काम डिले होता है, लेट होता है, वो काम को मत करो। आपस में कोऑपरेशन लेकर आओ वर्कर्स के बीच में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करनी है, आउटपुट को बढ़ाना है नई सोच के साथ, रेवोल्यूशन लाके। वर्कर को अच्छी वेजेस देनी है ताकि उसका मन काम की तरफ लगे। वो डिस्प्यूट मतलब लड़ाई की तरफ या अनरेस्ट वर्कर्स के बीच में नेगेटिव भावनाएं ना आए। अब ऐसे एक चीज में अगर इतने फायदे हैं तो बट ऑब्वियस उसकी कुछ डिसएडवांटेज भी होंगी। तो ये स्लाइड उन्हीं डिसएडवांटेजेस के बारे में बताती है। पहला है इंडिविजुअल का इनिशिएटिव बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जो रूल है उसको बता दिया कि भाई ऐसे काम करना है, तो वो अपना कोई भी उसमें इनिशिएटिव यानी योगदान नहीं दे सकता। वर्कर के ऊपर बहुत स्ट्रेस है कि जल्दी काम करना है, स्टैंडर्ड टाइम के अंदर काम खत्म करना है। इससे वो हमेशा स्ट्रेस में आ सकता है। ये जो स्टडी है ये स्मॉल फर्म्स इसको अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि इन स्टडीज को करने के लिए बहुत खर्चा आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जो वर्कर अच्छे से काम नहीं करता उसकी नौकरी जा सकती है। सिलेक्शन के टाइम बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिससे नौकरी मिलने की उम्मीद कम हो जाएगी। जो बॉस होगा वो ऑटोक्रेटिक होगा, यानी वो ऑर्डर्स देगा। हमने बार बार पढ़ा कि प्लानिंग वाले प्लानिंग करेंगे, टास्क वाले टास्क करेंगे, मतलब आपस में तो कोऑपरेशन हुई ही नहीं। सिर्फ आपको बना बनाया टास्क मिला जो आपने परफॉर्म कर देना है। तो ये सारी हैं डिसएडवांटेजेस। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट एक बहुत ही बढ़िया अप्रोच भी है क्योंकि इसके अंदर कई पॉजिटिव बातें भी हैं। कोऑपरेशन की बात है, टाइम स्टडी की बात है, नए नए इम्प्रूवमेंट्स ढूंढने की बात है। तो इसके जैसे ही साइंटिफिक मैनेजमेंट आई तो कई सारी और कॉन्ट्रीब्यूशंस भी अलग अलग ऑथर्स ने करी। मैंने 3 के नाम लिखे हैं, फ्रैंक और लिलियन गिलब्रेथ। इन्होंने मोशन स्टडी के ऊपर बहुत काम किया। इन्होंने माइक्रो एनालिसिस दिया कि कैसे मोशंस को, वर्कर की मूवमेंट्स को डिटेल में स्टडी किया जा सकता है। हेनरी एल गैंट ने गैंट चार्ट्स दिए। हैरिंगटन एमरसन ने एमरसन प्लान दिया जिससे वर्कर इंसेंटिव, जो कि आज तक हम कॉस्टिंग के अंदर पढ़ते हैं, यूज किया जाता है। तो इस तरीके से मैनेजमेंट को और सिस्टमैटिक और साइंटिफिक बनाने के लिए स्टडीज जो है वो चलती ही रही। लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है इसका सारा क्रेडिट एफ.डब्ल्यू. टेलर को जाता है, इसीलिए हम इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं। तो इसके साथ ही हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट का टॉपिक कंप्लीट होता है और मैं ये होप करती हूँ कि आज के बाद आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट को समझने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो थैंक यू एवरीवन।